Assalamu alaikum everyone. Here's another question of limited companies बेटा. आपके पास for reference November 2025 paper 21 question number 1 9706. For reference purpose मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है. नवंबर 2025 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 19706. आपके पास अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या चीज़ आपसे डिमांड की है और क्या चीज़ आपसे एग्जामिनर ने मांगी है वो देख लीजिएगा बेटा. इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और किस नाम से है, TPLCA के नाम से है. द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024. आपने कंपनी जब आप सॉल्व करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी को सॉल्व करने के एग्जामिनर मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करवा सकता है. कभी वो इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकलवाता है, फिर उसके बाद SOFP बनाता है, या फिर आपके पास सोशी बनवाता है, या सोशी बनवाता है तो उसके साथ आपके पास लेजर अकाउंट्स बनवाता है या जर्नल एंट्रीज बनाता है. उस इस टॉपिक के अंदर मल्टीपल वैरायटी ऑफ रेंज है टेस्ट करने के लिए और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. राइट नाउ यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है और इसमें यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, जैसे कि डिबेंचर दिया हुआ था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, फर्नीचर इक्विपमेंट था, इन्वेंट्री था, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन था, ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल्स था, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स था. अब यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैरिंग वैल्यू. तो कैरिंग वैल्यू जहां भी लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, नेट बुक वैल्यू. और इधर क्या वर्ड लिखा हुआ है कि आपके पास वैल्यूएशन. वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, नेट बुक वैल्यू होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि आप चाहो तो इसको मैंने इसीलिए आपके पास इधर मेंशन कर दिया है कि कभी कुछ कुछ हो तो आगे आप कर सकते हो. अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर रेफरेंस नवंबर 2025 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 19706, वी हैव ओनली 30 मिनट्स फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन. 30 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगना चाहिए फॉर एग्जाम फॉर CIE. अच्छा बेटा, यहाँ पर आपके पास इधर बोला हुआ है कि रिटेन अर्निंग इंक्लूड अ ड्राफ्ट प्रॉफिट, यानी रिटेन अर्निंग में आपका ड्राफ्ट प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब आप प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल चुके हो. प्रॉफिट फॉर द ईयर वो प्रॉफिट होता है जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स आपका माइनस हुआ हुआ होता है. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट और टैक्स आपका माइनस हुआ हुआ होता है. एक मिनट वेट कीजिएगा. तो आपके पास रिटेन अर्निंग में ड्राफ्ट प्रॉफिट इंक्लूड है. हाउ एवर इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट सम एरर्स हैव बीन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये कुछ एरर्स हैं, इन एरर्स को हमने रेक्टिफाई कर लिया है और इस प्रॉफिट में एडजस्ट करना है. तो हमें रिवाइज प्रॉफिट निकालना है, हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी. सर कैसे? कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर ड्राफ्ट प्रॉफिट विच इज 104,800. बेटा मैंने कहा हर तरह का ये आपके पास क्वेश्चन टेस्ट होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो. तो राइट नाउ मेरे पास ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ था. अब ड्राफ्ट प्रॉफिट के बाद एक एडजस्टमेंट है, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1. क्या लिखा हुआ है, द वर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय आपके पास 4,500. आपने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग को ऐड करते हो, क्लोजिंग को माइनस करते हो, तो आपके पास बीच में परचेजेस को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आती. अब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स में बढ़ा दिया. तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया होगा कि आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा. क्योंकि जाहिर सी बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम बात करते हैं, ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स की जब वर्किंग निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम
क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। मगर आपने यहाँ पर क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 4500, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया है। तो ओवर स्टेट करने का मतलब हो गया जो 1,04,800 का प्रॉफिट था वो उस वक्त बढ़ गया होगा। तो उस वक्त किसी को इस एरर का पता नहीं था। तो जब एरर रेक्टिफाई हुआ या एरर मिला तो मैंने क्या कर दिया कि लेस जो चीज मेरा प्रॉफिट में ऐड हुआ था, तो अब मैंने उसको प्रॉफिट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना प्रॉफिट था बेटा, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया था, 4500। तो यहां से मैंने ड्राफ्ट प्रॉफिट से ये 4500 क्या कर दिया, निकाल दिया। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 के बाद उन्होंने बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ 9th मंथ एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो कि 32,400 है। तो नाइन्थ क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ 9th मंथ, टोटल कॉस्ट ऑफ अ 9th मंथ लिखा हुआ है जो कि कितनी दी हुई है, 32,400। मगर वो एंड कब हो गई है, 31 मई 2025। आपका अकाउंटिंग का साल कब खत्म हो रहा है, 2024 और दिसंबर में। तो इसका मतलब है आप लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का ज्यादा दे दिया। यानी ज्यादा दे दिए का मतलब हो गया आपने एक्सपेंस में से जो भी एक्सपेंस था उसमें से माइनस कर दिया होगा। जब एक्सपेंस को कम कर दिया है तो अब जब मुझे ये एरर रेक्टिफाई हुआ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया। और किस नाम से कर दिया कि भाई एडवर्टाइजिंग था, और एडवर्टाइजिंग क्या थी मेरे पास, प्रीपेड फॉर्म में थी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा ब्रैकेट में, इधर क्या लिख दिया आप लोगों के लिए, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड, और इसकी वर्किंग क्या की, कितना था मेरे पास 32,400, कितने महीने का था, 9 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 5। तो कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है कितना आएगा, 32,400 में 9 महीने का इंक्लूड था, इंटू 5 महीने आपने ज्यादा पे कर दिए थे। तो माइनस करके बता सकते हो कितना आएगा, कितना बेटा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 15% बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इंस्टेंट ऑफ 20% बाय यूजिंग आपके पास कितना, यूजिंग आरबीएम मेथड। तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट आपके पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना परसेंट चार्ज करना था, 20% चार्ज करना था, मगर आप लोगों ने कितना परसेंट चार्ज किया है, 15% चार्ज किया है। अब गौर से सुन लेना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स का इन्फ्लक्स आ जाएगा। तो ये जो आपके पास 442 था, ये जो आपके पास 440 आरबीएम मेथड था, तो मैं कहता हूं कि ये जो 442 है ना, यहाँ पर ये जो 442 है ये आपके पास है कितना, 85%। और जो x है 15% चार्ज करने से पहले वो कितना होगा, 100%। तो मैंने कहा 442,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 85। तो 442,000 और 2 जीरो का और इजाफा हो गया x इंटू 85। 442,1,2,3,4,5 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 85। तो मुझे बता सकते हो, तो 5 लाख। इसका मतलब है आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी रही होगी, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी रही होगी, 5,20,000। मगर अब यहाँ पर कितना आपको चार्ज करना था, 20% चार्ज करना था, मगर आपने कितना चार्ज कर दिया है, 15% चार्ज कर दिया। तो अब जब जो आपके पास बीच का, यानी फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, 15% और जो 20% जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ गया, 5% आ गया। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा कि वो 5% की अमाउंट निकालूंगा। तो मैंने कहा 5,20,000 का 5% डिफरेंस यानी कितना आ गया, बता सकता है कोई बच्चा, कितना बेटा, 26,000। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हो 5,20,000 का जो 5% था 26,000 था। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो लेस
डेप्रिसिएशन चेंज इन डिफरेंस कितना आया था ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो कितना आ गया 5,20,000, यानी डिफरेंस कितना था 5% था, तो वो कितना हो गया 26,000। तो मैंने अब प्रॉफिट से क्या कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी हाफ ईयर। जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है हमेशा हाफ ईयर होगा। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द ड्यू। इसका मतलब है जो ऊपर ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ है हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, मगर आप लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट फिलहाल नहीं किया था आपके पास 2025 का। तो डिबेंचर कितना है 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 8% कितना होता है बता सकते हो? तो यहां पर आप क्या करोगे, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट 150,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि एवरी हाफ ईयर, एवरी हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया आपके पास निकालो 150,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? और इंटरेस्ट जो है आपका 31 दिसंबर 2024, और डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल एवरी हाफ ईयर, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द पेमेंट ड्यू ऑन 28 फैब। तो इसका मतलब है आपका साल खत्म हो रहा था दिसंबर में, मगर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक मिनट रुकना, 8% निकाल लिया। 8% निकालने के बाद 6/12 निकाल लिया, हाफ कर दिया, कितना बना? पहले तो 1.5 लाख का 8% बताओ कितना आता है? 12,000। 12,000 का मतलब हो गया 6 महीने का कितना है 6,000, 6 महीने का कितना है 6,000। मगर उस 6,000 में भी 2 महीने क्या था आप इस्तेमाल कर चुके थे, मगर आपने पे नहीं किया था। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा बता सकते हो? नहीं बेटा, 4, क्योंकि 15,000 का 8% आप 12,000 बोल रहे हो, उसको हाफ कर दिया तो 6,000 हो गया। 6,000 इंटू 2/3 तो कितना हो गया 4,000 बेटा। और ये 2/3 की बात क्यों बोल रहा हूं इधर देख लीजिएगा। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द पेमेंट ड्यू 28 फरवरी, इसका मतलब दिसंबर खत्म हो गया, तो आपके पास 2 महीने ड्यू हैं जो आपने नहीं दिए, तो आपके पास कितना हो गया 4,000। तो जितनी एडजस्टमेंट्स थी, और नीचे आखिरी में क्या लिखा है, नो प्रोविजन, टैक्सेशन पे कोई प्रोविजन आपने बनाया नहीं है, बट वो अभी फिलहाल आप इसको माइनस नहीं करोगे, अगेन कंपनी है। इन सब वैल्यूज को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1,04,000 में इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, तो आपके पास रिवाइज प्रॉफिट कितना आ रहा है मुझे बता सकते हो? जी बेटा, हाफ ईयर का वर्ड सिंपल लिखा हुआ है बेटा, ये रहा, इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी हाफ ईयर। तो एवरी हाफ का मतलब क्या हो गया 6/12 या 1/2 भी आप कर सकते हो। तो इसके बाद यहां पर देखना आपके पास टैक्सेशन कितना था वो बता सकते हो? लेस लेक्स टैक्सेशन विच इज 14,800। इन सब को माइनस कर लो तो आपके पास रिवाइड यानी करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? करेक्टेड प्रॉफिट या रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपके पास जो भी आ रहा है 73,500। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए बेटा। और यहाँ पर जो है वर्किंग का कॉलम दिया हुआ है, जितनी वर्किंग मैंने यहाँ पर की है तो आप उसको क्या करोगे, जो वर्किंग की जगह होगी आप उसको वहीं सॉल्व करोगे, इसके अलावा नहीं करोगे। तो इसका मतलब 7 मार्क का ये ड्राफ्ट प्रॉफिट निकालना था। अब ड्राफ्ट प्रॉफिट के बाद आ गया सोशी। अब जहाँ तक मुझे पता है सोशी को देखते हुए ही थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग चीज़ें लगती है, क्योंकि ये वाला बैलेंस नहीं दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ और डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस ओपनिंग में नीचे से आऊँगा तो हो सकता है इसमें राइट इश्यू भी हो और हो सकता है इसमें बोनस इश्यू भी हो। तो ये 9 लाख अमाउंट है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला 1 अगस्त को डायरेक्टर ने बोनस इश्यू किया है। बोनस इश्यू से पैसे नहीं आते, बोनस इश्यू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है। 2 फॉर एवरी 3, 2 फॉर एवरी 3, हर 3 शेयर्स पे 2 शेयर्स बोनस
The companies maintain most reserves into most flexible form. What is mean by most flexible form? तो सब most flexible form का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप किससे काटोगे? शेयर प्रीमियम से। फिर कुछ बच गया तो किससे काटोगे? जनरल रिजर्व से। फिर कुछ बच जाएगा तो किससे काटोगे? रिटेन अर्निंग से। इज इट फाइन? और जो शेयर्स की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू मींस पार वैल्यू, मतलब 0.5 इज योर फेस वैल्यू, और आई कैन से दैट पार वैल्यू। डायरेक्टर हैड डिविडेंड 0.0 शेयर, यानी अब तक जितने शेयर्स इश्यू हुए हैं उस पे 0.03 का डिविडेंड है। एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है और उन्होंने बोला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लो। तो यू हैव शेयर कैपिटल का कॉलम, यू हैव प्रीमियम, यू हैव रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ तो इग्नोर करना है, रिटेन अर्निंग और टोटल का कॉलम। तो आपके पास कुछ बैलेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं, बट मैं अभी इस टोटल पे जा नहीं सकता क्योंकि ये वाला ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, इस सोशी को स्टार्ट करता हूं, तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा? तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या कहानी हुई होगी अगर आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही है भाई? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, आपने प्रॉफिट को रिवाइज कर लिया था, कितना था? यानी ये था 148, मगर एडजस्ट करके रिवाइज करके करेक्टेड निकाला था 73,500। तो इसका मतलब मेरी अर्निंग्स बढ़ गई और मेरा टोटल भी क्या हो गया? बढ़ गया। फाइन। नेक्स्ट स्टेप इज कौन सा था? बोनस इश्यू। अभी फिलहाल रोक दिया है। बोनस इश्यू के बाद अगला पॉइंट क्या था? अगस्त के बाद अक्टूबर, यानी डिविडेंड आ गया। डिविडेंड के बाद अगला पॉइंट क्या था? एक प्रॉपर्टी थी, वो आप लोगों ने क्या की है? रीवैल्यू की है। बस, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि जो ये 9 लाख रुपए की अमाउंट है ना, ये 9 लाख रुपए की अमाउंट है, इसमें बोनस शेयर्स और बोनस अमाउंट दोनों शामिल है। कितनी है हमें नहीं पता। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो तुम 9 लाख को क्या करो, ये 9 लाख तुम्हारा क्या है? क्लोजिंग, इधर देखते जाना, ये क्लोजिंग शेयर कैपिटल लिख लिया, विच इज 900,000। इसमें बोनस अमाउंट इंक्लूड है। तो 900,000 को सिंपली अगर मैं कहता हूं कि यार आपके पास, और बोनस हमेशा किस पे होता है? पार वैल्यू पे होता है। तो 900,000 ये आपके पास क्या है? मेरी अमाउंट है। इस 900,000 को आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो कितने से? 0.5 से। तो कितना आ जाता है मुझे बता सकते हो? जी बेटा, 18 लाख। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया? 18 लाख शेयर्स हो गए। तो इसका मतलब इस 18 लाख में जो नॉर्मल शेयर तो हैं ही हैं, मगर इसमें बोनस शेयर्स भी शामिल हैं, और वो कितने हैं हमें फिलहाल नहीं पता। तो अगर जो इन्होंने ब्रेकअप दिया था वो क्या दिया था? इशू 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3। तो 2/3 ब्रेकअप बनता है। हर 3 शेयर पे 2 शेयर। तो इसका मतलब टोटल होल्डिंग अगर मैं बात करूं, वो कितनी आपके पास दी हुई है? 2 ओवर, अगर बात कर रहा हूं यहां पर देखना, 2:3। तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? 5 हो गए। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं यहां पर 18 1,800,000 शेयर्स हैं इनटू 3/5, कितना आ गया बता सकते हो? 10 लाख। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? 10,80,000 शेयर्स हो गए, इसमें मानते हो? और एक शेयर कितने का है? 0.5। करो कितना आ गया? कितना? टोटल शेयर्स कितने बने थे? 18 लाख बने थे ना? और 18 लाख को आप सिर्फ डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, कितना आता है?
18 लाख शेयर्स। टोटल होल्डिंग आप लोगों के पास कितनी थी? 5, तो कितना आ गया? 360,000। तो ये तुम्हारे क्या आ गए? बोनस शेयर्स हो गए। और एक शेयर कितने का है? नहीं, 18 लाख को आप डिवाइड कर रहे हो, 18 लाख शेयर्स को डिवाइड कर रहे हो कितने से? 5 से, तो कितना आ रहा है? कितने बेटा? एक मिनट रुको। 18 लाख शेयर्स हो गए, और यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया एवरी 2 for 3। रुक जाओ। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 लाख, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 7,20,000। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 18 लाख 720,000 क्या हो गए तुम्हारे? बोनस शेयर्स हो गए। और एक शेयर कितने पे आप उसकी पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितनी है? 0.5। तो बोनस अमाउंट आपके पास कितनी हो गई? 360 आपके पास क्या हो गई? बोनस अमाउंट हो गई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 360 लिख दिया, डैश डाल दिया, डैश डाल दिया। तो ये 9 लाख मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल था, जिसमें से बोनस की वैल्यू कितनी थी? 3,60,000। तो रिवर्स जा रहा हूं, तो माइनस करके मुझे बता सकते हो ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई? 540,000। ये आपको फाइंड करनी थी, 540,000। ये आपको 540,000 फाइंड करनी थी। इसका मतलब आपके पास अगर आप देखा जाए, अगर मैं आप रिवर्स स्ट्रेट वर्किंग पे आ रहा हूं, तो ये जो मेरे पास यहां पर जो है ना, इसके जो शेयर्स हैं मेरे पास कितने हैं? 18 लाख शेयर्स, जिसमें बोनस इंक्लूड है। और ऑफिशियली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो 5,40,000 को जरा डिवाइड कर लो 0.5 से, तो कितना आता है? 10,80,000। उस वक्त भी जो है, जो निकाले थे वो सही निकाले थे। तो इसका मतलब है कि 10,80,000 मेरे पास ऑफिशियली शेयर्स थे, जिसका मैंने 2/3 निकाला था। तो कितना आया था आपके पास? आपके पास 7,20,000 शेयर्स। तो इसका मतलब ये मेरे एट द टाइम जब कंपनी बनी थी ये शेयर्स थे, और ये वाला टोटल था कितना हो गया? 7,20,000। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वाले केस में 9 लाख मेरे पास शेयर कैपिटल था, जिसमें 0.5 से डिवाइड कर लिया, टोटल शेयर्स आ गए। और मैंने टोटल शेयर्स का 2/5 ले लिया। इसका मतलब हर 3 शेयर्स पे मैं 2 शेयर्स क्या कर रहा हूँ? फ्री कर रहा हूँ। तो 1,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास टोटल मैंने शेयर्स कितने इश्यू किए? 7,20,000। और बोनस हमेशा पार वैल्यू पे होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोनस अमाउंट कितनी हो गई? 3,60,000। अब मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये 3,60,000 के अगर मैंने इश्यू किए हैं, तो इसको मुझे खत्म भी करना है। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब जीरो भी करना है। तो यहाँ पर प्रीमियम में मेरे पास कितनी अवेलेबिलिटी मौजूद है? 1,20,000। मगर मैंने इश्यू कितने किए? 3,60,000। तो इसका मतलब है मैंने सबसे पहले 1,20,000, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतना था, तो यहाँ से माइनस कर दिया। तो 3,60,000 में से 1,20,000 निकल गया, तो पीछे कितना बच गया? 2,40,000। 2,40,000 के बाद अगला स्टेप रीवैल्यूएशन का है। तो रीवैल्यूएशन से तो 2023 के बाद से एग्जामिनर ने मना कर दिया था। फिर अगला नंबर किसका आता था? मोस्ट फ्लेक्सिबल जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब अब कहां से कट रहा होगा? आपके पास रिटेन अर्निंग। तो इसका मतलब जो पीछे बचा हुआ है 2,40,000, वो मैंने कहां से खत्म कर दिया? रिटेन अर्निंग से।
तो मैंने कहा 1.20 और 2.40 दोनों को जब प्लस किया किसके इक्विवेलेंट आ गया, टोटल क्या आ गया। तो इसका मतलब मैंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर क्या कर दिया, 3,60,000 से क्या कर दिया, यहाँ पर इसका 3,60,000 मैंने इधर प्लस किए और यहाँ से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो मेरी होल्डिंग पे कोई भी यानी मेरी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आया। फिर उसके बाद डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो डिविडेंड वाली पॉलिसी इन्होंने क्या बोली है कि भाई बोनस इश्यू करने के बाद 1 अगस्त को हमने बोनस इश्यू किया है, अक्टूबर 24 में हमने डिविडेंड दे रहे हैं। और डिविडेंड किस पे दे रहे हैं, पर शेयर के बेस पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखना, ऑफिशियल स्टार्ट में शेयर्स कितने थे, 10,80,000। और जो मेरे बोनस शेयर्स आप लोगों ने मुझे निकलवाए थे वो कितने निकलवाए थे, 7,20,000 बोनस शेयर्स था। तो दोनों को जब टोटल किया था तो तुम्हारे पास कितने शेयर्स बन गए थे, 18 लाख शेयर्स बन गए थे। तो अब डिविडेंड की वर्किंग करने के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर देखना, मैंने कहा डिविडेंड है, तो यहां पर कितना हो गया आपके पास, 18 लाख शेयर्स जिसमें बोनस भी इंक्लूड है, मल्टीप्लाई बाय कितना डिविडेंड है, 0.03 मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, 54,000। तो यहाँ पर क्या डाल दिया, डैश, यहाँ क्या डाल दिया, डैश, और अर्निंग से 54,000 क्या कर दिए, कट कर दिए, और टोटल में से 54,000 कट कर दिए। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई थी और उन्होंने बोला था कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की असल वैल्यू कितनी थी बेटा, 785,400। यहाँ पर क्या था, 785,400 से आपकी प्रॉपर्टी थी, मगर रीवैल्यू होने के बाद कितनी हो गई, 680,000। तो इसका मतलब है आपकी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे ख्याल से गिरी है, कितने से गिरी है, यहाँ देखिएगा, ये थी मेरे ख्याल से 785,400 और अब हो गई है फॉर एग्जांपल 680,000। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बता सकते हो, 1,05,400। तो इसको क्या बोलोगे, डाउनवर्ड, क्या बोलोगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो 1,05,400 है। अगर यहाँ अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती तो मैं यहाँ 1,05,400 प्लस कर देता, बट अपवर्ड नहीं थी। तो रिवैल्यूएशन में मेरे पास पड़ा हुआ कितना है, ऑलरेडी 80,000 पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पहले तो सीधा सीधा सिंपल मैंने 80,000 यहाँ से माइनस कर दिए, मगर मेरी जो डाउनवर्ड टोटल रिवैल्यूएशन हुई थी वो कितने से हुई थी, 1,05,400, जिसमें से 80,000 मैंने कहाँ से खत्म कर दिए, रीवैल्यूएशन से खत्म कर दिया। तो पीछे डिफरेंस कितना आ गया बता सकते हो, कितना, 25,400। तो वो मैंने किससे खत्म कर दिया, रिटेन अर्निंग से। और तो टोटल जो मेरी इक्विटी है वो 1,05,000 से 400 से क्या हुई, खत्म हो गई। अब यहाँ पर इसका टोटल करके बता दो, 540 और 360, तो इसका मतलब ये 9 लाख इन्होंने खुद टोटल करके दिया हुआ था। अब इसके बाद सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दे। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो 785,400 थी, साल के आखिर में रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू 6,80,000 आ गई। मैंने कहा मेरे फादर ने एक जमीन खरीदी थी 785,400, जब उसको साल के आखिर में रीवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू 6,80,000 आ गई। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू गिर गई। तो इसका मतलब रीवैल्यू करते हो तो दो ही कंडीशन होती है, गेन होता है या लॉस होता है। गेन के आगे जो आजकल नया वर्ड है उसको अपवर्ड कहते हैं, लॉस के आगे जो नया वर्ड है उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब जब गेन होता है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में प्लस कर देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करते हैं। अगर पूरा उधर अवेलेबल नहीं है तो जो बच रहा होता है वो कहां से माइनस कर देते हैं, रिटेन अर्निंग से माइनस कर देते हैं। तो मुझे लॉस हुआ था 1,05,000 से, मगर मेरी गुंजाइश कितनी पड़ी हुई थी बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में 80,000। तो मैंने यहां से सिर्फ कितना माइनस किया, 80 माइनस किया। जो पीछे 25,400 रह गया था वो मैंने किससे माइनस कर दिया, अर्निंग में से माइनस कर दिया। अगर यहाँ 80 की जगह 1,05,400 होता तो मैं सीधा सीधा 1,05,400 यहाँ से निकाल देता, फिर अर्निंग में जाने की जरूरत नहीं होती। और अगर अभी नहीं था तो मैंने 80 यहाँ से निकाला, 25,400 यहाँ निकाला और टोटल में से माइनस कर दिया। दिस इज द केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता तो मैं यहाँ क्या कर देता, 1,05,400 प्लस कर देता और टोटल को क्या करता, 1,05,400 से बढ़ा देता। तो ये आपके पास अपवर्ड का केस था। अब यहाँ पर देखना, इसका टोटल किया, 1,20 में से 1,20 निकल गया, 80 में से 80 निकल गया, तो दोनों यानी मेरे पास जो है
प्रीमियम भी खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी खत्म हो गया। तो मुझे कोई बच्चा टोटल करके बता दो, 3,30,800 प्लस 73,500 माइनस 240 माइनस 54 माइनस 254। इसका मतलब जो तुम्हारी अर्निंग थी उसमें बोनस इशू भी माइनस हो गया, डिविडेंड भी दे दिया, प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन भी दे दिया, तो तुम्हारी अब कितनी हो गई? 84,900। तो इसका मतलब ये जो साल था तुम्हारा ट्रेडिंग ईयर था, ये अच्छा नहीं था। पिछले साल तक तुम्हारे पास 2023 के आखिर में 3,30,800 था, जो 2024 का ओपनिंग बन गया। मगर इस साल प्रॉफिट तो तुम्हें अच्छा हुआ, मगर तुमने बोनस इशू भी कर दिया, मगर तुमने डिविडेंड भी दे दिया, और साथ में जो प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन का लॉस था वो भी रिटेन अर्निंग से क्या हो गया? निकल गया। तो अब तुम्हारा बैलेंस कितना बच गया? 84,900। तो मैंने कहा यहाँ पर देखना 900,000 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 900 प्लस 84,900। तो अब तुम्हारी जो इक्विटी की जो होल्डिंग है वो कितनी आ गई बेटा? 984,900। अब इसका टोटल चाहिए तुम्हें, तो टोटल क्या करोगे? यहाँ पर आ जाना, 984,900 में ये माइनस हो रहा है, तो आप इसको क्या कर देना? प्लस कर देना। ये प्लस माइनस हो रहा है तो आप इसको क्या कर देना? प्लस कर देना। और ये प्लस हो रहा है तो आप इसको क्या कर देना? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका बैलेंस आ जाएगा। या फिर इस तरह भी आ जाएगा, 540 में 120 प्लस कर दो, 80 प्लस कर दो, 330 प्लस कर दो, तो आपके पास फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है वो बता सकते हो? 1,070,800। तो ये बैलेंस आप लोगों ने फाइंड करके निकाल लिया। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ सोशी, जो कि कितना? 7 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन 4, पहला पार्ट 4 मार्क्स, दूसरा 7 मार्क्स। अब आपको इधर वाली बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उस हिसाब से। वैसे अमूमन जितना देखा जाता है वो आपको नॉन करंट एसेट नहीं देता, करंट एसेट नहीं देता, डायरेक्ट बोलता है इक्विटी एंड लायबिलिटी से बताओ। मगर इन्होंने अब क्या किया इस क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट की जगह ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो उसकी 4-5 एडजस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट को एडजस्ट करवा दिया। वही सोशी रिवर्स वर्किंग की तरह अपनी जगह पे दे दिया। अब उन्होंने बोला है कंप्लीट एसओएफपी बनाओ। तो कंप्लीट एसओएफपी का फॉर्मेट क्या होगा? यू आर स्टार्टिंग विद एसेट्स। बेटा आप एसेट से स्टार्ट करोगे और आप क्या करोगे? 3 कॉलम्स बना लो। 3 कॉलम्स का मतलब क्या हो गया? एक आप लिख देना कॉस्ट, एक आप लिख देना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक आप लिख देना नेट बुक वैल्यू, जिसको आप लोग कैरिंग वैल्यू भी कहते हो। तो अब आपको देखना है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने करंट एसेट्स हैं, कितने नॉन करंट है, कितनी लाइबिलिटी। अभी तो सिर्फ कितने नॉन करंट एसेट की बात हो रही है। तो सबसे पहला एसेट मेरे पास जो था वो कौन सा दिया हुआ था? प्रॉपर्टी दिया हुआ था, अगर आपको याद हो। अब प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 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 थी कितने की मेरे पास 2023 तक? 785। मगर रीवैल्यू होने के बाद वो अब कितनी हो गई? 680 हो गई। तो मैंने यहां पर लिख दिया डैश डैश, और यहां पर क्या लिख दिया? 680। इज इट फाइन? प्रॉपर्टी के बाद मैंने शायद एक और एसेट देखा था जिसका नाम था फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, अगर आपको याद हो। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, अब वो कितना था आपके पास? मेरे ख्याल से फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 442। अब बेटा 442 का मतलब हो गया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 5,20,000 थी। तो इसका मतलब यहां पर एक चीज जो बताना चाह रहा हूं वो देख लेना। 5,20,000 थी तो उसका 15% निकाला था, तो कितना आया बता सकते हो? हाँ, 78,000। और 5,20,000 का 20% निकाला था तो कितना आया था? मेरे ख्याल से 1,04,000। तो डिफरेंस कितना आया था? 26,000 आया था। यानी ये क्या था? 15% था, ये क्या था? 20% था। ये क्या, इनका डिफरेंस जो आया वो कितना आया? 5%, जो कि आपने डिफरेंस क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। एग्री? फिर इसके बाद तो मैंने अब यहां पर कितना बोला हुआ था? तो 5,20,000 आपके पास दिया हुआ था। अब यहां पर आप देखोगे 442,000 है, 442,000 में से 26,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? जो आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी बची हुई थी? 442 बची हुई थी। तो 442 में से 26 निकालो, कितना हो जाएगा? 460। कितना बेटा? 460।
अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, रुक जाओ, टोटल आपके पास 5,20,000 की वैल्यू थी। 5,20 में से फॉर एग्जाम्पल 78 निकालो, कितना बचता है? 442। ये तो उन्होंने इस तरह गिवन थी, मगर आपने 15 नहीं निकालना था, कितना निकालना था? तो 520 माइनस 104, अब बताओ कितना आता है? 4 लाख। तो आपके पास मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 442, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल, या इसको कॉस्ट में तो आप नहीं लिखो, ये 520 यहां लिख दिया, और 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,4, तो पीछे कितना बच गया? 416। तो ये भी तरीका आप लिख सकते थे। दोबारा इसको बता रहा हूं, यहां पर देख लेना। उन्होंने बोला था 20% से चार्ज करना था, मगर आपने 15% से चार्ज किया, तो मैंने रिवर्स जाके इस 4,42,000 की कॉस्ट निकाल ली, जो कि कितनी थी? 5,20,000 थी। तो मैंने कहा 5,20,000 की 15% डेप्रिसिएशन जो टोटल साल की बनती है, वो कितनी बनती है आपके पास? 78,000। और 20% की कितनी बनती है? 1,04,000। मुझे चार्ज कितनी करनी थी? 20% करनी थी, मैंने 15% कर दिया, तो डिफरेंस निकाल दिया कि 5% कम चार्ज किया था, तो प्रॉफिट से माइनस कर दिया, ये बात खत्म हो गई थी। अब उन्होंने बोला था 5,20,000 में से 78 निकाला था, तो ये नेट बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, बट ये नेट बुक वैल्यू मेरी गलत थी। तो मैंने सिंपल अपनी कॉस्ट तो निकाल चुका था 100%, उसका मैंने फॉर एग्जाम्पल 100% निकाल चुका था, 20% निकाल दिया, तो 80% मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 4,16,000, जो कि मैंने मेंशन कर दी। इसका टोटल कर लो, तो इसका मतलब मेरे पास नॉन करंट एसेट कितने हो गए? 680 प्लस 416, जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? 1096 और 30, ऐसा ही है बेटा। फिर इसके बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दूंगा? करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दूंगा। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या चीज आती है? इन्वेंट्री आती है। इसमें भी एडजस्टमेंट होगी, याद करो। उन्होंने लिखा था पहले सेंटेंस में, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ओवर स्टेटेड बाय 4,500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी कितनी तुम्हारे पास? अगर मैं बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री कितनी थी? 57,300। तो इसका मतलब यहां पर आया मैं, इधर मैंने कितना लिखा? 57,300 माइनस 4,500, तो कितना हो गया बता सकते हो? 52,800। फिर क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आपको याद हो, तो इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स दोनों खुद साथ करके दे दिया था, कोई एडजस्टमेंट या कोई कहानी नहीं थी। कितने थे ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स? आपके पास 33,400। मगर उसमें अगर एक बात बोलूं, तो एक प्रीपेड था, जो कि आप लोगों ने, आपने कितना था आपके पास? अगर आप देख रहे हो, एडवर्टाइजिंग के नाम से था, देखो यहाँ पर इस वाली एडजस्टमेंट में, ये तो डेप्रिसिएशन थी। तो यहां पर आ जाओ, कितना निकाला था? प्रीपेड की वैल्यू कितनी थी? 18,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स कितने थे आपके पास? 33,000, 33,400 प्लस 18,000, 51,400। इसके बाद आपके पास यहाँ पर देखना है, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कोई चीज नहीं थी, तो मैंने कहा इनका टोटल कर लो, कितना हो गया? 52,800 प्लस 51,400, कितना आ जाएगा टोटल? 1,04200। तो मैंने कहा इन दोनों को टोटल कर लो, नॉन करंट एसेट को और करंट एसेट को, तो टोटल कितना आ गया आप लोगों के पास? 1,112,000, यानी 1.2 मिलियन हो गया। 1,200, फिर 200। तो ये आपके पास रिवाइज आ गए। फिर इसके बाद आपने क्या हेडिंग डालनी है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग डाल दोगे, उसमें फिर आप क्या डालोगे? इक्विटी, और इक्विटी में क्या चीज आती है? शेयर कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल था आपके पास क्वेश्चन में, हाँ 900,000 था। कैसे 900,000 था? स्टार्ट का 540 और 360, तो इस तरह बना था। इसके बाद आपके पास किसकी हेडिंग डालनी थी? रिजर्व्स की हेडिंग डालनी थी। हमारे पास रिजर्व्स थे, एक हमारा शेयर प्रीमियम था और हमारा रीवैल्यूएशन था, दोनों ही मेरे क्या हो गए? खत्म हो गए। तो पीछे मेरे पास एक रिजर्व बच गया, कौन सा वाला? रिटेन अर्निंग, अगर आपको याद हो तो रिटेन अर्निंग कहाँ से आपने ये टोटल उठाया है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो 84,900 बच गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 84,900 बेटा। इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 984,900, ये मेरा इक्विटी एंड रिजर्व्स हो गए। फिर जहां तक मुझे याद पड़ता है तो मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी भी थी, अगर आपको याद हो, डिबेंचर्स। तो नॉन करंट लाइबिलिटी डिबेंचर अगर देख रहे हैं कितने थे बेटा आपके पास? 1,50,000 अगर आपको दिख रहा हो तो 1,00,000, तो कितने परसेंट के हिसाब से था ये? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000। फिर इसके बाद अगर बात कर रहा हूं तो मेरे पास डेफिनेटली करंट लाइबिलिटी नाम की चीज भी थी। तो करंट लाइबिलिटी में क्या था? ट्रेड पेएबल एंड अदर पेएबल साथ लिख के दिया था। वैसे हम क्या करते हैं, अदर अलग अलग करके लिखते हैं। तो मैंने कहा ये ट्रेड पेएबल है और ये कितने हैं? अदर पेएबल। इसमें भी एक एडजस्टमेंट थी, सोचने वाली बात है। कौन सी वाली? लोन वाली, लोन इंटरेस्ट के नाम से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले तो खैर मेरे ट्रेड पेएबल एंड अदर पेएबल कितने थे मेरे? 28,700 थे, दिख गए भाई। तो 28,700 में ये कितना था मेरा? 4,000 रुपए एक्रूड था। तो कोई हेल्प कर सकता है? 28,400 प्लस 4,000 कितना हो गया? एक मिनट, 28,700, सॉरी, 28,700 प्लस 4,000, ओके, तो 32,700, फाइन। इसके बाद मैंने एक और चीज देखी थी, इसमें ओवरड्राफ्ट नाम की बला देखी थी, 17,800। अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट नहीं सिर्फ बैंक लिखा होता तो ये करंट एसेट में लिख देता, मगर यहाँ ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए मैं करंट लाइबिलिटी पे लिख रहा हूं। कितना? 17,800। और कुछ है क्या? याद करो। और एक और चीज थी, याद करो, टैक्सेशन। टैक्सेशन कितना था आपके पास, जिसकी कोई रिकॉर्ड प्रोविजन ही मेंटेन नहीं किया था? 14,800। तो ये 14,800 भी रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने कहा इन सबको अगर टोटल करते हो, 32,700 प्लस 17,800 प्लस 14,800 कितना हो गया भाई? 65। एक मिनट बेटा, अभी नहीं, 65,300। तो इसका मतलब ये मेरा इक्विटी एंड रिजर्व्स है, ये मेरा एनसीएल है और ये मेरा सीएल है। तो इन सबको सॉल्व कर लो। क्या ये मेरे टोटल एसेट से इक्वल आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो मेरी 9 मार्क्स की एसओएफपी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बता सकता है कितनी आ रही है कोई बच्चा? 1,200 और 200। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को नवंबर 25 पेपर 21 मुझे रिवाइज प्रॉफिट निकालने का बोला, जिसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट खतरनाक थी, जो कि डेप्रीसिएशन। मेरे हिसाब से और कोई मुश्किल नहीं थी। सोशी बोला, सोशी में पूरा हिस्सा प्लेन था। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था? रिवर्स वर्किंग के थ्रू बोनस शेयर की अमाउंट या बोनस शेयर्स निकालने थे, जो कि आपने निकाल लिए। अगर फिर उसके बाद आपने यानी टोटल एसओएफपी बना ली। अब इसके बाद ये आखिरी पार्ट आपके पास रह गया है, जो कि थियोरेटिकल पार्ट है। उसमें करना क्या है आप लोगों ने? द डायरेक्टर आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस। एक डायरेक्टर है, उसके पास दो ऑप्शंस वो कंसीडर कर रहा है। वो दो ऑप्शंस क्या है? आपने उन ऑप्शंस को उसको बताना है, चीजें करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, दो ऑप्शन में बोल रहा है कि वो 2.5 लाख के नए शेयर्स इश्यू कर दे 0.5 के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम कितना, यानी 0.1। तो इसका मतलब 0.5 से जो पैसा आएगा वो मेरी इक्विटी यानी कैपिटल बन जाएगा, 0.1 से जो पैसा आएगा वो मेरा प्रीमियम हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है 2.5 लाख इंटू 0.5 कितना होता है? 2.5 लाख शेयर्स इंटू 0.5 कितना? 1 लाख, 1,25,000। और 2.5 लाख इंटू 0.1 तो आपके पास कितना हो गया? तो यहां पर आपके पास क्या था?
आपने नए शेयर्स, यू हैव टू ऑप्शंस, यानी आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं। किसके पास दो ऑप्शंस हैं? टीपीएलसीए के नाम से, कि वो नए शेयर्स, फर्दर नए शेयर्स, वो ऑलरेडी 1,80,000 शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुका था। उस पे 7 लाख मेरे ख्याल से आपके पास 20 लाख 7,000 20 बोनस शेयर्स इशू हुए थे, तो टोटल आपके पास कितने शेयर्स हो गए थे? 18 लाख शेयर्स हो गए थे, अगर आपको बात हो। अब 18 लाख के बाद हो सकता है उसको फर्दर फाइनेंस की नीड है, तो वो 2.5 लाख और शेयर्स इशू करे, या फिर डिबेंचर इशू कर दे 8% के हिसाब से। ऑलरेडी पहले भी डिबेंचर इशू हुआ है, कितने के हिसाब से? 1.5 लाख रुपए के हिसाब से। एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड choose, justify your answer by considering advantage and disadvantage of both options. तो you have 7 marker question। तो 7 marker का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इसके एडवांटेज लेने हैं और मुझे डिसएडवांटेज देखने हैं। सही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या करता हूं, शेयर इशू वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, या मैं डिबेंचर वाले कॉन्सेप्ट पे, चाय वगैरह। तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं शेयर्स इशू वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं या डिबेंचर वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। देखो, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एडवाइस। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉब्लम है या ये मसला है, आप डर जाते हो, आप एक सेकंड ओपिनियन लेते हो, सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो दोनों क्वालिफाइड है, दोनों डॉक्टर है, मगर दोनों का तर्ज सोचने का, दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का एक्सपोजर डिफरेंट होता है। तो भाई ये भी मोड ऑफ फाइनेंस है, इससे भी पैसा आना है और इससे भी पैसा आना है। तो अगर तुम ऑप्शन ए पे जाते हो, देखो 7 मार्कर है, सिंपल है, पैराग्राफ में देना है पैराग्राफ में दे दो, और आपको लाइनिंग ऑप्शंस बुलेट में देना है बुलेट में दे दो। पैराग्राफ में दोगे लंबी ज्यादा करोगे, सेंटेंस को खींचने की 7 मार्क में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर मैं ऑप्शन ए पे जाता हूं और ऑप्शन ए के मैं अच्छा ही बात करता हूं, तो इसका मतलब विल हैव अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। 2.5 लाख इंटू 0.6, वो पैसे मेरे पास आ गए। 0.5 मेरे इक्विटी में चले गए, 0.1 मेरा प्रीमियम में चला गया। तो इसका मतलब मुझे ये जो है फाइनेंस पे नहीं करना, फायदा हो गया। अगर दूसरे की बात कर रहा हूं, विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, इस हरकत की वजह से, इस 2.5 लाख शेयर्स को रेस करने के, क्योंकि अगेन एक बात बता रहा हूं, लिमिट अकॉर्डिंग टू कंपनी मैं 2.5 लाख शेयर्स रेस कर रहा हूं थ्रू फाइनेंस। तो अब जो बंदा उसको खरीद रहा है वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर्स कहलाएगा। और शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दो तरह के भाई लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है, एक फाइनेंस होता है। ऑर्डिनरी वाले रियल होते हैं, हकीकत होते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं वो मम्मी डैडी होते हैं, वो रोतू होते हैं। भाई हम पैसा लगा देंगे, चीजें कर देंगे, हम हमें सिर्फ प्रॉफिट दे दो, हम लोगों को ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी होती है। अब उसका मतलब है कि भाई डिविडेंड पेमेंट आर डिस्क्रिशनली। ऑर्डिनरी वालों के लिए क्या, डिविडेंड पेमेंट डिस्क्रिशनली है। प्रॉफिट्स होंगे तो हम आपको डिविडेंड दे देंगे, नहीं देंगे। तो फाइनेंस के अंदर एक कहावत है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी खत्म होती है, तो सबसे पहले क्या पे करता है? अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो। फिर कुछ बच जाता है तो प्रेफरेंस वाले यानी मम्मी डैडी लोगों को दे देते हो कि भाई तुम लोग लेके फारिग हो जाओ। फिर अगर कुछ बच गया तो जाहिर सी बात है, फिर तो वो सब आपका ही है। तो इसका मतलब ये दीज आर द, अगर शेयर्स इशू करते हो तो ये फायदे हो गए। अगर इसके अगेंस्ट की बात करते हो, विल द इशू बी सक्सेसफुली सब्सक्राइब, जो इशू किया है, जितने शेयर्स इशू किए गए उससे पूरी पेमेंट आपको आ जाएगी। विल अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट्स, जाहिर सी बात है कुछ नए लोग आ जाएंगे जिससे कंपनी के वोटिंग राइट्स पे फर्क पड़ जाएगा। आपके पास कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन इशूइंग प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजिंग, जब आप ये करोगे राइट इशू, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी जो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है दोबारा आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ गए? शेयर इशू पॉइंट नंबर 1 के फायदे और नुकसान। तो यू हैव कितने पॉइंट्स लेने? 3 पॉइंट्स इधर लेने। अब वो तीनों एडवांटेज ले लो, तीनों डिसएडवांटेज ले लो, वो आप पे है। फिर इधर आ जाओ डिबेंचर इशू। अगर तुम डिबेंचर इशू करते हो तो यहां पर देख लेना, नो इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल ऑफ कंपनी एज नो वोटिंग राइट्स। भाई अगर इन लोगों को दे दोगे तो इनके पास तो वोटिंग राइट्स नहीं है। ये लोग तो कोई कंपनी का डायरेक्टर या एचआर या फाइनेंस किसी को भी हायर नहीं कर सकते। नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज नो चेंज इन कंट्रोल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका है कि भाई इनका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस, टेम्पररी, पहले भी आप 150,000 का डिबेंचर रेस कर चुके हो और अभी भी आप और डिबेंचर रेस कर रहे हो,
फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगी, आपके पास हैव अंटिल 230 टू रीपे, कैन बजट प्लान और फॉर रीपेमेंट, और आपको ये वाला कब रीपे करना है, 2030 में करना है, तो यू हैव अ टाइम। और ये वाला जो डिबेंचर है वो कब करना है, 2025 में। तो इसका मतलब ये जब साल खत्म हो रहा है, इसी अगले साल में आप पे करोगे, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब अगली लायबिलिटी है, अब 2025 के बाद से 2030 तक का टाइम है, थोड़ा 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 करके आप पे कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। हाँ, मगर जो उसका इंटरेस्ट बनेगा उससे उसका प्रॉफिट क्या होगा, अफेक्ट होगा, मगर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस साल आपका जो ड्राफ्ट प्रॉफिट आया है वो भी अच्छा आया है। आपके पास कितना है, 73,500। फिर इसके बाद आप बोल रहे हो अगर इसकी डिबेंचर की अगेंस्ट में चले जाते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो डिबेंचर इंटरेस्ट विल रिड्यूस प्रॉफिट, एक एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी गेयरिंग इंक्रीज, तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी इसकी वजह से, यानी कंपनी का रिस्क भी इंक्रीज होगा। गेयरिंग मींस कि भाई अगर लो प्रॉफिट्स हो गए, चीजें कर गए, तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। फिर इसके बाद जितना एक्सटर्नल फाइनेंस होगा, आपका अपना फाइनेंस नहीं होगा, इक्विटी फाइनेंस नहीं होगा, डेट फाइनेंसिंग ज्यादा होगा, तो वो कंपनी गेयर्ड कंपनी हो जाएगी, हाई गेयर हो जाएगी, और 50% से ज्यादा है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। मे रिक्वायर सिक्योरिटी, जब ये डिबेंचर लोगे तो उसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी, यानी कोलैटरल या कोई चीज रखवानी पड़ेगी। इफ इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अनदर डिबेंचर, एक डिबेंचर था जो रीपे होने में भी 1 साल बाकी है, दूसरा डिबेंचर आ जाएगा, तो लिक्विडिटी क्राइसिस भी आपके पास हो सकते हैं। तो आपके पास टोटल 6 मार्क्स देने हैं दोनों के, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के। और जो आखिरी पॉइंट देना है वो एडवाइस करनी है। फॉर एग्जांपल, in my opinion, I strongly recommend to TPLC they should choose option 1, because option 1 have many benefits, या बहुत सारे फायदे। सबसे मेन रीजन क्या है कि उसको रीपे नहीं करना, दिस इज कॉल्ड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड सेकंड चीज, उससे उसके प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेकंड लेते हो तो सेकंड में भी आप बता सकते हो कि 2000 आपको 30 में रीपे करना है, मगर 2030 में रीपे करने का मतलब आपके पास तो इतनी लिक्विडिटी है ही नहीं, यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब आपके पास कैश इन हैंड भी नहीं है, कैश एट बैंक भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन 1 इज ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुइटेबल फॉर आपके पास TPLC, क्योंकि उसके पास क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग हो जाएगी, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, उससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वोटिंग राइट्स में डिफरेंट इजाफा हो जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा बेनिफिट है ऑप्शन 1, तो दैट्स व्हाई वी चूज ऑप्शन 1। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अगर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन किसी को भी कोई मसला है तो